आज के मेहमान। अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् हितप्रियं भारत भारतम् हितप्रियं भारत भारतम् स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम्। आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आइए आज सुनते हैं अभिनेत्री आसावरी जोशी से जयंत पात्रिकर की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। आपकी फिल्मों की बात करते हैं जी। वो कौन सी पहली फिल्म थी, हिंदी फिल्म जो आपकी पहली फिल्म थी? हम दोनों नाम की फिल्म थी जिसमें नाना पाटेकर थे और ऋषि कपूर थे। अच्छा। और उसमें मैंने एक छोटा सा गेस्ट अपीयरेंस किया था 2 सीन्स का, तो दैट वाज माय फर्स्ट हिंदी फिल्म। हाँ। कैसा रहा अनुभव? बहुत अच्छा, बिकॉज उसमें छोटा ऋषि कपूर दिखाया था मेरी गोदी में। छोटा ऋषि कपूर की मम्मी जो बाद में शायद मर जाती है, समथिंग लाइक दैट, यंग मदर। एंड सत्येन कपूर जी थे मेरे हस्बैंड बने हुए थे, तो बहुत अच्छा लगा था मुझे वो एक्सपीरियंस। भले 2 सीन का काम था लेकिन अच्छा लगा था, उनके साथ काम करने का मौका मिला था, सत्येन जी के साथ। हमने आपको टीवी पर जब सीरियल में पहली बार देखा था तो वो सीरियल था ज़बान संभाल के, तो तब से ज़बान संभाल के रही बात हो रही है। ये तो माइंड योर टंग का ये जी, था जी, ना, जी, इंग्लिश Mind Your- जो सीरियल होती जी थी जी। वो। और उसमें इंग्लिश की क्लासेस होती थी जी, और यहाँ हिंदी हिंदी में। की क्लासेस। Correct। और बहुत उस जमाने के बड़े बड़े स्टार कलाकार उसमें आपके साथ थे। मल्टी स्टारर थी वो। मल्टी स्टारर सीरियल हुआ था। जी। जी जी। बहुत मजा हुआ होगा ना उस वक्त? बहुत। क्योंकि देखने में हमें जितना मजा आता है डेफिनेटली आपको वो शूट करते समय भी बहुत मजा आता होगा। करेक्ट। पर मैं बहुत ज्यादा नहीं थी, कुछ सिलेक्टेड एपिसोड्स में ही मैं थी। जो रेगुलर है उसमें जो क्लास में बैठने वाले थे वो थोड़े अलग आर्टिस्ट थे जो कंटिन्यूअसली उनकी क्लास चलती थी। मैं कुछ 4-5 एपिसोड के लिए ही उसमें आई थी, लेकिन बहुत अच्छे से सबके साथ जम गई थी। टॉम ऑल्टर थे उसमें, और भावना बलसावर थी, पंकज जी तो थे ही थे। तो ये जो टीम थी वो हमारे राजीव मेहरा जी की ही वो सीरियल थी जिनकी ऑफिस थी, बाद में बनी। असल में उसी का जिक्र मैं अभी करने वाला था कि बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ ये ऑफिस। जी। कैसे बनी ऑफिस की बात? जब पहले दिन मैं सेट पे पहुंची जी। तो मैं किसी को जानती नहीं थी, मतलब ऑफ कोर्स बाय नेम सबके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी थी, लेकिन पहचान किसी से भी नहीं थी। ना संजय मिश्रा से थी, ना मनोज पावा से थी, ना हेमंत पांडे से थी, और ना ही पंकज जी से। पंकज जी से सिर्फ एक ही बार जब जबान संभाल के की शूटिंग में मिली थी, उतनी ही नमस्ते वाली जो पहचान होती है वो थी। और ये तीनों को तो मैं बिल्कुल नहीं, देवेन भुजानी को भी नहीं, किसी को नहीं जानती थी। फर्स्ट डे जब सेट पे मिले तो पता चला इनके नाम ये है, और ये गुजराती थिएटर से है, ये NFDC से है, ये NSD से है। तो हिंदी थिएटर, गुजराती थिएटर, और मैं मराठी थिएटर से हूँ। तो तभी मुझे ऐसे लगा अरे वाह, सब थिएटर के तो बड़ा मजा आएगा। और मैं अकेली लेडी थी, तो जब वो कंसेप्ट सुनाई गई और हमने काम शुरू किया तो ऐसा लगा ही नहीं कि मैं इनको पहली बार मिल रही हूँ। अच्छा। हर जगह पे थिएटर बोलता था, इतना ही बोलूंगी मैं। उसमें लैंग्वेज कभी मायने नहीं रखती, भले वो गुजराती थिएटर हो या हिंदी थिएटर हो या मराठी थिएटर हो, थिएटर होता है। और उसमें काम करके निकला हुआ जो आदमी होता है वो सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस ही करता है। और इसका पहले दिन से मुझे वो एक्सपीरियंस आने लगा कि अरे वाह, इनके साथ तो बड़ी अच्छी से जम रही है। लगा ही नहीं कि इनके साथ मैं पहली बार काम कर रही हूँ। जो गिव एंड टेक था, जो कॉमेडी निकल के आ रही थी, वो इतनी अपने आप हो रही थी, बड़ी सहजता से। बिल्कुल ऐसे लगा ही नहीं मुझे कि ये मेरे लिए अनजान लोग हैं। सो फर्स्ट डे से वो माहौल बन गया, वो एंड तक। सभी मंच के कलाकार थे तो ट्यूनिंग बहुत आसानी से। और कैसे होता है ना, थिएटर का एक डिसिप्लिन होता है जी। आपको डायलॉग्स बाय हार्ट करने हैं, तो आप बैठ के वो प्रॉपर स्क्रिप्ट पढ़ें, उसके प्ले जैसे ही आप सीन्स को बाय हार्ट कीजिए, क्योंकि हमारा 3 कैमरा सेटअप था। और हमारे डायरेक्टर जो थे राजीव मेहरा जी, उनका ये एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होता था कि आपको जितना टाइम चाहिए आप ले लो। आपको 1 घंटा चाहिए, आप 1 घंटा रिहर्सल करो, लेकिन रिहर्सल ऐसी करो कि जब टेक के लिए आएंगे तो नो रिटेक।
तो हर एक की कोशिश क्या रहती थी, मेरी वजह से नहीं हो बाबा, मेरी वजह से नहीं हो, मेरी वजह से नहीं, मेरी लाइन कब है, मेरी लाइन कब है। हाँ, मेरी वजह से बिल्कुल रिटेक नहीं होगा, क्योंकि इज्जत का सवाल है ना सबका। 1 घंटा रिहर्सल के लिए दिया, फिर भी सीन क्यों नहीं हो रहा है। अच्छा। हालांकि 3 कैमरा सेटअप है तो बीच में से कहीं से भी उठा सकते हैं, लेकिन नहीं, परफेक्शन ऐसा होना चाहिए कि अपने ऊपर कोई उंगली ना उठाए। इसके लिए वो जो पहले दिन से शुरू हुआ ना, वो एंड तक हमारा वो डिसिप्लिन रहा था। और कहना ना होगा कि जो आपका थिएटर का एक्सपीरियंस था, रंगमंच का अनुभव था, ये यहाँ पे बहुत काम बिल्कुल आया। और यू वोंट बिलीव, शुरू में हम लोग 9 to 9 जो 12 घंटे का शिफ्ट था वो करते थे, और 9 बजे की शिफ्ट में हम फ्लोर पे समझे ना 11:45 शुरू करते थे, जाते थे, तब तक हम बैठ के रिहर्सल करते थे। एक्चुअली जो शुरू होता था वो 11:30 के बाद ही होता था। अच्छा। धीरे धीरे ऐसा हुआ कि हम लोग इतने यूज्ड टू हो गए कि 11:30 के कभी कभी 12 o'clock भी हम लोग शुरू करते थे। अच्छा। लेकिन 7 बजे 6 साढ़े 6 बजे पैकअप, पूरा एपिसोड फिनिश। क्योंकि फिर एकदम जम गए थे ना वो कैरेक्टर्स भी, हमको भी पता था कि स्टाइल हर एक का एक फिक्स हो गया था जी। तो बस वो टाइम बचाने वाली बात, क्या अरे हो भी गया। बाद में तो ऐसे होने लगा कि हम लोग 12 बजे भी शुरू करते तो भी 7 बजे पैकअप हो जाता। जी। और ये सीरियल इतना लोकप्रिय हुआ कि नया ऑफिस भी आया। जी। हाँ जी, वो भी आया। और करीब करीब मतलब पुराना ऑफिस और नया ऑफिस पकड़ के कुछ 220 या कुछ 250 एपिसोड्स तो हो गए जी। हम तुम्हारे प्यार में यूं जीते मरते जाएंगे, हम तुम्हारे प्यार में यूं जीते मरते जाएंगे, जीते मरते जाएंगे। सुबह होगी शाम होगी, सुबह होगी शाम होगी, दिन गुजरते जाएंगे जाएंगे जाएंगे, हम तुम्हारे प्यार में यूं जीते मरते जाएंगे, हम तुम्हारे प्यार में यूं जीते मरते जाएंगे, जीते मरते हो जब से तुमसे मोहब्बत हुई, जिंदगी खूबसूरत हुई। पतझड़ों में कली खिल गई, तुम मिले हर खुशी मिल गई। आँखों में सपना है, सपनों में अपना है, दिलबर की बाहों में, दिलकश पनाहों में, हम संवरते जाएंगे जाएंगे जाएंगे, हम तुम्हारे प्यार में यूं जीते मरते जाएंगे, हम तुम्हारे प्यार में यूं जीते मरते जाएंगे, जीते मरते जाएंगे। सुबह होगी शाम होगी,
बदलते रहें, हम सदा साथ चलते रहें। कोई भी मुश्किल हो, कोई भी मंजिल हो, सांसों के आंगन में, तन मन से धड़कन में, हम उतरते जाएंगे, जाएंगे, जाएंगे। हम तुम्हारे प्यार में यूं जीते मरते जाएंगे। हम तुम्हारे प्यार में यूं जीते मरते जाएंगे। जीते मरते जाएंगे। सुबह होगी, शाम होगी, दिन गुजरते जाएंगे, जाएंगे, जाएंगे। हम तुम्हारे प्यार में यूं जीते मरते जाएंगे। हम तुम्हारे प्यार में यूं जीते मरते जाएंगे। जीते मरते जाएंगे। फिल्मों की बात करें कि प्यार जिंदगी है, ये एक फिल्म थी आपकी। हाँ जी, उसमें प्यार जिंदगी है केसी बोकाड़िया साहब की फिल्म जी, थी। जी, जी। या वो की थी, वो कुछ मैंने 96-97 में की होगी। हाँ हाँ। 1995 में ऑफिस शुरू हुआ था। जी। जो चैनल पे वो शुरू हुआ था उसका वो एक्चुअली चैनल ड्राइवर हो गया था कि उसी सीरियल से वो नया चैनल भी खुल गया था। अच्छा। उसके साथ साथ फिर काफी सारे ऑफर्स आना शुरू हो गए थे। जैसे कि ये केसी बोकाड़िया साहब की फिल्म प्यार जिंदगी हुई थी, उसके आसपास ही उसके बाद प्रकाश मेहरा साहब की बाल ब्रह्मचारी आई थी। हाँ। जिसमें करिश्मा कपूर मेन लीड में थी। जी। और बस वो सिलसिला चलता रहा। हाँ। मतलब सीरियल करते करते साइड बाय साइड फिल्में भी चल रही थी। फिर 2001 या 2 में वक्त मिले, द रेस अगेंस्ट टाइम, Yes. ये एक फिल्म थी। अमित जी के साथ काम करने का जो जी। मौका, जिसके लिए हर कोई तरसता है, हाँ जी। वो मेरी लाइफ में आया। और मैं इस इतनी फिल्म के खुश बारे हूँ। में क्या बताएंगे? जी, मैं इतनी खुश हुई थी कि फिल्म इंडस्ट्री के लीजेंड के साथ उनके सामने खड़ा रहना है और उनके साथ मेरे सीन्स है, ये सुन के ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे कि माय गॉड, सबका ड्रीम है कि अमित जी के साथ काम करूं। 15 डेज वी वर टुगेदर फॉर दिस फिल्म। ऐसे कोई खास सीन नहीं थे उनके साथ, एक ही था जो सीन मजा आया था उनके साथ वाला, बाकी हम लोग साथ साथ थे, पर ऐसा कुछ परफॉर्मेंस इतना ऐसा कुछ नहीं था। बट उनके साथ रहना और उनसे डेली रूटीन में उनसे कुछ सीखना, यही बहुत बड़ी बात है। जी जी जी। एक तो पहली बात डिसिप्लिन। अमित जी का जो टाइम होता था सेट पे आने का, उससे पहले हम रेडी होते थे सब लोग। क्योंकि अमित जी बिल्कुल टाइम पे आते थे और 15 से 20 मिनट में वो रेडियो के सेट पे आते थे। जी। तो उसके पहले उनके साथ जिनका सीन है वो सब अप टू डेट रेडी, कुछ भी बैलेंस नहीं रखना है। कॉल आया तो वैनिटी से भागो। तो ये अनुशासन आप में भी अपने आप अनायास ही आ गया। हाँ, मतलब मैं पहले से ही डिसिप्लिन हूँ। जैसे कि मैंने जी, कहा कि मैं थिएटर से हूँ, तो वो डिसिप्लिन थिएटर में काम करते करते लग ही जाता है। हाँ जी। पर इनके साथ काम करने का जो प्रेशर था थोड़ा, जी, जी, तो जी। वो ऐसा था कि नहीं, उनके पहले मैं रेडी रहूं या मेरी वजह से कभी उनको रुकना नहीं पड़े, इसके लिए थोड़ी ज्यादा अलर्ट हो गई थी मैं। अच्छा। और फिल्म का नाम भी था वक्त, तो वक्त के पाबंद तो होना ही था सभी जी, को। बिल्कुल बिल्कुल। और उनकी एक बहुत बड़ी चीज मैं उनसे सीखी हूँ, जी। जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। जी जी। पहले कैसे होता था ना, मेरी क्या, सब आर्टिस्ट की वो आदत रहती है कि डायरेक्टर को पूछना है, हो गया मेरा, हाँ मैं बैठूं रूम में या वैनिटी में जाके बैठूं, हाँ। यहाँ पे मेरा नहीं है ना, अभी कुछ सीन नहीं है ना मेरा, तो मैं बैठती हूँ, बुला लेना मुझे। हाँ, ये हर कोई आर्टिस्ट बोलता है, जो आदत रहती है। अमित जी के साथ जब काम किया, पहले दिन मैंने उनको देखा, वो 3 चेयर्स लेके बैठते हैं एक के ऊपर एक, उनकी हाइट की वजह से उनको वो थोड़ी हाइट बनाते हैं और बैठते हैं। तो वो उनका सीन होने के बाद वो उधर ही बैठ गए उनकी चेयर पे।
तो मैं उनको ऑब्जर्व कर रही थी, तो मेरे मन में ये आया कि ये बैठे क्यों हैं? इनका तो हो गया है ना, तो सेट पे क्यों बैठे? ऐसे मेरे मन में आया। जबकि डायरेक्टर ने जाके उनको बोला कि सर आप बैठ सकते हैं अंदर जाके, हाँ। तभी वो उठे और अपनी वैनिटी में जाके बैठे। तो वो क्षण जो मेरे लिए था ना, मैंने कहा बाप रे, इतना बड़ा आर्टिस्ट डायरेक्टर के लिए वेट करता है कि जब वो आके बोले तभी ये उठ के अपनी वैनिटी में जाते। तो हम तो किस झाड़ की पत्ती है, हम क्यों ऐसा पूछते हैं डायरेक्टर को कि मेरा हो गया, ये सीन में मैं नहीं हूं, मैं बैठूं? तो उस क्षण से मैंने छोड़ दिया ये किसी भी डायरेक्टर को पूछना जी, जी। कि मैं इस सीन में नहीं हूं। जब तक मुझे आके नहीं बोलते मैं सेट पे बैठी रहती हूँ। आप सीन में हो ना हो, ना। शॉट आपका हो या ना हो, आपको वहां डायरेक्टर्स रहना ऑर्डर वी हैव टू फॉलो। Yeah. और डायरेक्टर को भी वो आदत लगती कि अरे मैम नहीं है तो उनको बोल दो, वो सेट पे बैठती है, उनको पहले जाके बोल दो कि वो सीन में नहीं है। ये डिसिप्लिन दोनों तरफ से होती है। जी। तो वो चीज मैं उनसे बहुत सीखी हूँ कि जो काम के लिए हम आए हैं, जी। हम वैनिटी में बैठने के लिए तो नहीं आए हैं। हम यहाँ सीखने आए हैं, जी। किसी का कुछ सीखने को मिलता है या किसी को ऑब्जर्व करने को मिलता है। तो आज भी अमित जी वही करते हैं। क्या बात। तो ये उनका बड़प्पन मतलब बेशक। शब्दों में मैं वर्णन नहीं कर सकती इस चीज हर का। व्यक्ति को ये सीखना चाहिए। बिल्कुल सीखना चाहिए। और मुझे बहुत खुशी होती है ये बताने में कि मैं वो सीख गई हूँ। क्या मैंने वो डायरेक्टर को पूछना छोड़ दिया है। वक्त के बाद आपको हमने हैट्रिक में देखा, जी। और एक फिल्म आई थी उसी साल, ओम शांति ओम। जी। इन फिल्मों का अनुभव कैसा रहा? बहुत मजा आया। हैट्रिक तो मिलन लुथ्रिया जी की थी जी। और उसमें परेश रावल थे मेरे साथ, तो क्या हंगामा हंगामा मजे ही मजे। जी, जी। और उसमें ऊपर से शूटिंग लंदन में, ओह। तो और ही मजे, मतलब बहुत ही एंजॉय किया। और परेश जी तो जैसे ही इज अ फैंटास्टिक एक्टर, ये तो हम सब जानते ही हैं, पर जैसे भी एक्टिंग का पोर्शन खत्म होता है, जी। ही इज अ कॉमेडियन। अच्छा। तो सेट पे बहुत हंसी मजाक माहौल ऐसा था कि लग ही नहीं रहा था कि हम फॉरेन में जाके शूट कर रहे हैं, घर के जैसा सब बहुत अच्छा। जी। और वो मेरे भी फेवरेट एक्टर है परेश रावल, तो उनके साथ काम करने का बड़ा मजा आया था। अच्छा, ओम शांति ओम फिल्म में आप शाहरुख खान साहब के साथ थी। जी। उसमें भी छोटे से शाहरुख खान जी को बर्थ दे के मैं चली जाती हूँ। अच्छा, तो दूसरा वाला फिर एक बार आपको फिर से एक बार यंग मदर। यंग और मदर का वो रोल। दूसरा जो शाहरुख है उसमें जी। सेकंड रोल जो है, हाँ। उसको जन्म देने के बाद वो उसकी माँ मर जाती है। ओहो। तो दैट अदर शाहरुख मदर का जो रोल था वो मैंने प्ले किया था। जी, जी। और वो सुपरस्टार की वाइफ रहती है, जिसका सुपरस्टार का बच्चा रहता है ना, हाँ ये जी, दूसरा हाँ। वाला शाहरुख। हाँ, हाँ। तो एक्चुअली शाहरुख के साथ मेरा कोई सीन था ही नहीं। अच्छा। पर एक दिन ऐसा हुआ कि सीन ऐसे लगे हुए थे कि मेरे सीन के बाद उनका भी सीन था। अच्छा। तो ही वॉज इन द सेट्स और मैं उनसे मिली, तो वो इतने ऐसे मुझे मिले कि जैसे बहुत जानते हैं। तो ये मैं बिल्कुल कहना चाहूंगी कि उनमें कोई मतलब ईगो नहीं है या कुछ ऐसी ये नहीं है चीज कि मैं सुपरस्टार हूँ। ये आके मुझे मिले और उन्होंने मुझे ये बताया हाँ। कि यू आर अ फैंटास्टिक एक्ट्रेस। ओहो। आपके ऑफिस के आपके पास जितने रिकॉर्ड्स नहीं होंगे ना, हाँ। मतलब रिकॉर्ड किए हुए एपिसोड्स, हाँ। उतने मेरे पास है। अच्छा। मैंने कहा इज इट? तो यू आर माय फेवरेट एक्ट्रेस। आई सेड नो, यू आर माय फेवरेट एक्टर। ये वाली बात सेट पे तो मैं क्या ऐसी बात। हो गई कि बाप रे। वाह, वाह। और वाकई मेरे पास इतना कुछ स्टॉक नहीं है ऑफिस का जितना शाहरुख के पास है। और उन्होंने उस वक्त मुझे एक बात का जिक्र किया, जब उनके अंजाम की शूटिंग चल रही थी तो वो बहुत प्रेशर में थे। अच्छा। जो रोल वो निभा रहे थे उसमें कुछ पेशेंट मेंटली उनको नॉट मेंटली रिटार्डेड बट मेंटली उनको प्रेशर आता है, कुछ ऐसे कुछ व्हील चेयर वाले ऐसे कुछ सीन्स होते थे कि वो पेशेंट का रोल कर रहे थे। अच्छा। तो वो बार बार वो सीन के इसमें घुस जाने के बाद उनको तकलीफ होती थी। तो वो वैनिटी में आके ऑफिस का एपिसोड लगा के माइंड फ्रेश करके वापस दूसरे सीन के लिए क्या जाते बात थे। ये है। उन्होंने मुझे बताया। तो आई वाज सो सरप्राइज्ड, बाप रे, मतलब बोले ऐसे मैंने ऑफिस देखा है। सो दैट वाज अ बिग सरप्राइज फॉर मी। और ये बहुत बड़ा गिफ्ट है किसी जी कलाकार के बिल्कुल लिए। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे अमित जी ने भी मुझे ये अवार्ड दिया है जी। कि यू आर अ फैबुलस एक्ट्रेस, यू आर एक्टिंग इन अ वेरी फनी सीरियल। अच्छा, अच्छा। तो ये दो जो सुपरस्टार्स ने मेरे बारे में जो मुझे कहा है, जी। वो मेरे लिए बहुत बड़े अवार्ड्स हैं। क्या बात है।
जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ, तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ, किसी ज़बान में भी वो लफ्ज़ ही नहीं कि जिनमें तुम हो क्या तुम्हें बता सकूं। मैं अगर कहूँ तुम सा हंसी कायनात में नहीं है कहीं, तारीफ ये भी तो सच है कुछ भी नहीं, तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ। शोखियों में डूबी ये अदाएं चेहरे से झलकी हुई है, जुल्फों की घनी घनी घटाएं शान से ढलकी हुई है, लहराता आंचल है जैसे बादल, बाहों में भरी है जैसे चांदनी, रूप की चांदनी। मैं अगर कहूँ ये दिलकशी नहीं कहीं न होगी कभी, तारीफ ये भी तो सच है कुछ भी नहीं, तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ। सच है कुछ भी नहीं, तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ, किसी ज़बान में भी वो लफ्ज़ ही नहीं कि जिनमें तुम हो क्या तुम्हें बता सकूं। मैं अगर कहूँ तुम सा हंसी कायनात में नहीं है कहीं, तारीफ ये भी तो सच है कुछ भी नहीं। इस बेहतरीन अनुभव के बाद आसावरी जी, हम तुम और घोस्ट एक फिल्म आई थी जी, ये भी एक बहुत मजेदार फिल्म थी जी, थोड़ी सी फैंटेसी की ओर जाने वाली जैसे हाँ थी, जो आत्मा वगैरह दिखता है हाँ उसको उस तरह से, बट उसमें एक छोटा सा संदेशा भी अच्छा दिया था, एक टच अलग था। और ये अरशद वारसी की फिल्म थी, उनका प्रोडक्शन था और वो भी लंदन में शूट किया था और बमन जी थे साथ में, तो बड़ा मजा आया। तो एक ट्रिप बमन जी के साथ हुई, एक ट्रिप परेश रावल के साथ हुई, तो वो फिल्मों के दोनों के अंदाज अलग अलग है और दोनों के साथ काम करने का मजा अलग अलग है। जी जी। और इसके बाद आसावरी जी एक सेकंड इनिंग कह सकते हैं, दोबारा से आपका सीरियल्स की तरफ
जी। आप बढ़ी। जी। और मराठी में 2012 में एक सीरियल आया था, बहुत ही पॉपुलर हुआ था, एका लग्नाची दुसरी गोष्ट। जी बिल्कुल बिल्कुल। वो हर मराठी घर में वो सीरियल देखी जाती थी। जी, जी। और हर कोई अपने घर को वो घर से रिलेट करता था। जो घर इसमें जो फैमिली दिखाई थी जी। उनसे हर कोई फैमिली, मराठी फैमिली वो काले फैमिली से रिलेट करते थे और मैं जो कैरेक्टर निभा रही थी उल्का, जी। वो बहुत ही पॉपुलर हुआ था। हाँ जी। और हिंदी की जहाँ तक बात है, जी। वो सीरियल्स, उसमें पहला सीरियल आया था, मतलब उसके बाद जी। वो था शेक इट अप। या वो इसका कुछ तो किस्सा है जो शेक इट अप का किस्सा, मतलब उसमें मैंने इंस्पेक्टर किरण का रोल किया हाँ था। और जब मैं वो शूटिंग कर रही थी तो मुझे इतना मतलब सोचा भी नहीं था कि किरण इतनी पॉपुलर हो जाएगी बच्चे लोगों में। क्योंकि वो डिज्नी के लिए था। हाँ जी। और ऑब्वियसली वो बच्चों के लिए था। हाँ, हाँ। और हर मई महीने की छुट्टी हो या कोई भी बड़े हॉलीडेज होते हैं तो आज भी वही दिखाते हैं। और बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं, अरे इंस्पेक्टर किरण हमारे यहाँ रहती है वगैरह ऐसे बोलते हैं। तो पहले मुझे कुछ समझ में नहीं आया, इतने सीरियल्स करते रहते, इतने कैरेक्टर्स होते हैं, कौन इंस्पेक्टर, आप इंस्पेक्टर किरण बनी है ना? हाँ मैंने जी। कहा किसमें, ऐसे मैंने एक बच्चे को पूछा। वो शेक इट अप में, हाँ बराबर बराबर, हाँ वो दिखाते हैं ऐसे ढुके होके। जी जी। आगे सिलसिला जो बढ़ा वो जमाई राजा जी, एक सीरियल जमाई हुआ। राजा बहुत पॉपुलर सीरियल थी। उसका बाद में उन्होंने लीप लिया था। हाँ जी। और वो लीप जो था उसमें मैं एंटर हो गई थी। अच्छा। वो भी बहुत अच्छी, काफी अच्छी चल रही थी सीरियल। उसके बाद शंकर जयकिशन कॉमेडी की थी मैंने। जमाई राजा वाज अ वेरी सीरियस सब्जेक्ट था वो। अच्छा। हाँ, फैमिली ड्रामा था लेकिन सीरियस था। और उसके बाद शंकर जयकिशन तो कॉमेडी थी। तो एक सीरियस करने के बाद एक कॉमेडी करो तो थोड़ा अच्छा लगता है। जी, जी। बीइंग वर्सेटाइल एक्ट्रेस, हर कोई यही चाहता है कि मुझे अलग अलग रूप में मैं लोगों के सामने आऊं। जी। एक स्टैंप लग जाता है तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल, बिल्कुल। कि ये लेकिन- कॉमेडियन है या हाँ। ये रोने धोने वाले ट्रेजेडी करती है, ऐसा नहीं। जी, जब जी। आप एक्टर या एक्ट्रेस हो तो आप दोनों जगह पे आपको उतना ही मजा आना चाहिए जी, काम जी। करने का। एक अदाकार को लेकिन क्या उसका चॉइस होता है कि सीरियस रोल करने को मिले तो ज्यादा अच्छा लगता है या कॉमेडी करने को लगे तो ज्यादा मजा आता है? मुझे दोनों करने में मजा आता है। इनफैक्ट कॉमेडी बहुत डिफिकल्ट है। कैसे होता है, ट्रेजेडी करनी है ना तो हम आंखों में ग्लिसरीन डाल के हमारी आंखों में नमी पैदा कर सकते हैं। या हमारी आंखों में आंसू देख के सामने वाले के आंखों में आंसू आ सकते हैं। आ सकते हैं। पर कॉमेडी ऐसी चीज है कि हम बिना स्माइल दिए, बिना हंस के आपको हंसाएं, ये सबसे बहुत ही डिफिकल्ट चीज है। जी, जी। जो आपकी पेट में से हंसी निकालनी है हमको। तो इसके लिए हमको कुछ नहीं करना है, हमको ऐसे ऐसे करना है कि हम हंसेंगे तो क्या, आप नहीं हंसेंगे तो फायदा क्या? तो बिना हंसे जी। आपको हंसाना ये बहुत डिफिकल्ट जी है। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। तो एक चैलेंज के तौर पे कॉमेडी करना चाहिए हर एक आर्टिस्ट को। जी। मतलब कई आर्टिस्ट ऐसे हैं कि थोड़ा सा ओवर एक्टिंग करते हैं या कुछ बॉडी लैंग्वेज से ऐसे कुछ करते हैं कि जी। उनको लगता है कि लोग हंसेंगे, लेकिन दैट इज नॉट कॉमेडी। कॉमेडी ये बहुत डिफिकल्ट चीज है। जो आप बिल्कुल स्टैटिक ऐसे रखे आप दूसरों को हंसाते हो, वो कॉमेडी है। आपको मतलब थोड़ा सा बहुत पहले की एक ब्लैक एंड व्हाइट सीरियल आती थी, हियर इज लूसी। जी। आपको आपने शायद देखा The होगा। Lucy Show। लूसी शो, हियर इज लूसी। तो उसमें वो जो लूसी थी ना, वो मेरी फेवरेट थी जबकि मैं 5th स्टैंडर्ड में थी। अच्छा। जब ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पे वो देखते थे। हाँ जी। तो उसको देख के मुझे ऐसा लगता था कि ये बिल्कुल नहीं हंसती, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं करती, लेकिन ये जो करती है, उससे जो सबको- सिचुएशन है, उससे सब लोग हंसते हैं। क्योंकि जी। इतनी इंग्लिश समझ में नहीं आती थी, लेकिन उसकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, दरवाजा ढकेल के बंद करना या उसके हस्बैंड के साथ ये करना कि अरे बाप रे ये क्या हुआ, ये बिना बोले वो करती थी। हाँ हाँ हाँ। सो वो इम्पैक्ट मुझ पे बहुत ज्यादा रहा उस इतनी छोटी सी उम्र में कि अगर कॉमेडी करनी है तो ऐसी करनी चाहिए जी। कि लोग हंस रहे हैं, वो कुछ भी नहीं हंस रहे, वो ऐसे देख रही है। सो उस तरह से कॉमेडी की जाए तो फिर लोगों को भी मजा आएगा। बिल्कुल सही। देखो रास्ते में हंसते हंसते में बात पहुंची कहां से कहां। मेरा वादा है, ये इरादा है, जाऊंगी मैं भी तुम हो जहां। मान लो मान लो मान लो, जिंदगी है हंसी मान लो। जान लो जान लो जान लो,
बताऊं मैं, सोचता हूँ मैं, हम हैं दो जिस्म और एक जान। देखो रास्ते में हंसते हंसते में बात पहुंची कहाँ से कहाँ। कुछ तुमसे पूछूं, पूछो मैं सुनता हूँ। हाँ, तुमको है कितना सच बताना मेरी चाहत पर यकीन। ओ इतना यकीन है जितना मुझको सच है खुद पर भी नहीं। जब ये कहते हो लगती है मुझको कितनी मीठी तुम्हारी ज़बान। देखो रास्ते में हंसते हंसते में बात पहुंची कहाँ से कहाँ। साथ रहेंगे हम, प्यार न होगा कम। सागर से पानी देखा है क्या तुमने होते कम कभी। होने न देना पास मेरे तुम जरा भी हो गए। लाके कदमों में मैं तो रख दूंगा ये जमीन और ये आसमां। देखो रास्ते में हंसते हंसते में बात पहुंची कहाँ से कहाँ। मान लो मान लो मान लो, जिंदगी है हंसी मान लो। जान लो जान लो जान लो, प्यार बिन कुछ नहीं जान लो। क्या बताऊं मैं, सोचता हूँ मैं, हम हैं दो जिस्म और एक जान। देखो रास्ते में हंसते हंसते में बात पहुंची कहाँ से कहाँ। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो हुआ वो था इंटरनेट वाला लव। जी जी, तो उस सीरियल के बारे में क्या बताना चाहेंगे? इंटरनेट वाला लव में भी मेरा गेस्ट अपीयरेंस था। वो सीरियल खत्म होने को आई तो उन्होंने एक कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया था जिसके लिए मुझे बुलाया था। अच्छा। हाँ, कि खत्म होते होते एक अच्छा टीआरपी हम लोगों को देके जाए। हाँ। वो जो मेन लीड बॉय था उसकी नेबर, जी। मतलब उसकी मम्मी की फ्रेंड
बचपन की, ये इंट्रोड्यूस किया था कैरेक्टर उन्होंने। अच्छा। और वो उनकी नोक झोंक चलती थी, और ये जो मेन लीड जो लड़का है उसकी मम्मी की वो उल्टी पुल्टी कर देती थी, क्योंकि फ्रेंड हो तो कुछ भी बोल सकती हूँ हाँ। मैं इसको, वो नकचड़ी रहती है बहुत, तो अच्छा, इसका अच्छा। नक्शा उतार देती हूँ, वो वाला कैरेक्टर था। तो वैसे देखा जाए तो थोड़ा सा कॉमेडी टाइप ही था वो रोल भी। और जहाँ इंटरनेट वाला लव खत्म नहीं हुआ तो इश्क भी चढ़ा, उसका रंग लाल था। करेक्ट करेक्ट, लाल इश्क भी जी। वो तो ये होता है ना, थोड़ा हॉरर शो होता है। हाँ। तो 3 नाइट्स शूटिंग करना, हाँ, और वो हॉरर सीन्स के साथ, वो मैंने पहली बार हॉरर शो किया। जी। किसी सीरियल के लिए एक्टिंग करना और फिल्म के लिए एक्टिंग करना, जी। क्या फर्क लगता है आपको? जैसा मैंने इसके पहले भी कहा कि सीरियल के लिए वक्त नहीं दिया जाता। अच्छा। आपको टाइम नहीं मिलता है वर्कआउट करने के लिए। आपके पास ऐसे सीन्स आ जाते हैं जो हम लोग बोलते ताजा ताजा भट्टी से निकल गए, गरम गरम। क्योंकि वो गरम गरम ही होते हैं एक्चुअली, मशीन कई बार वही सेट पर लिखे जाते हैं हाँ, scenes। हाँ, जी, जी, जी। वो हाथ में स्क्रिप्ट सेट पे लिखते हैं और लाके देते हैं, और चल 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 चल, अरे पढ़ने तो दो, क्या है, थोड़ा माइंड में घुसने तो दो, क्या बोलना है, हाँ। चल चल चलते चलते जाएंगे, चलते चलते करेंगे, ऐसा होता है। यू आर ऑन योर टोज। आपको बैठने के लिए 2 मिनट आपको बैठने के लिए टाइम नहीं मिलता है, अनलेस एंड अनटिल आपका लंच ब्रेक है या टी ब्रेक है। जी, जी। तो ये जो फास्ट वर्क वाला जो लाइफ है ना, वो सीरियल में है। और मैं किसी को दोष नहीं दूंगी, क्योंकि सीरियल का एक्चुअली ऐसा होता है कि अगर हमने अभी कंप्लीट नहीं किया एपिसोड, हाँ। तो शाम को क्या दिखाएंगे? बराबर। तो इसमें वक्त निकालने वाली बात ही नहीं आती है। तो वो एक वर्क कल्चर ही अलग है। वर्क कल्चर ही अलग है कि आपको ऐसे ही करना है। और इसके पहले कैसे होता था, जो पहले वाली सीरियल्स होते थे वो एपिसोडिक होते थे, वंस इन अ वीक और ट्वाइस अ वीक। जब से डेली सोप शुरू हुआ ना, मंडे टू सैटरडे, तो मंडे टू सैटरडे का वर्क आपको ऐसे फास्ट पूरा करना है कि आपको सिर्फ संडे मिलता है। जी, जी। मतलब टेलीकास्ट की बात कर रही हूँ, मंडे से वापस आपका शुरू है। तो जब आप एक्टिंग करेंगे, जब वो एडिटर के पास जाएगा, वो एडिटिंग करेगा, बाद में भेजेगा, उसमें आगे के टेक्नीशियंस का भी तो उतना टाइम है ना। तो आर्टिस्ट को इतना टाइम देते बैठेंगे तो आगे कैसे जाएंगे, ये वाली बात आती है। तो ये टेक्निकली बहुत ही फास्ट हो गया है। कंपैरेटिवली फिल्मों में आपको थोड़ा टाइम दिया जाता है जी। कि आपको अगर इस सीन को डेवलप करना है तो यू टेक योर ओन टाइम। डायरेक्टर को जैसा चाहिए वैसा रिटेक्स करने के लिए आपको टाइम दिया जाता है। यहाँ पे रिटेक्स अलाउड ही नहीं है, अनलेस एंड अनटिल ट्रॉली की वजह से हुआ या कहीं कुछ दूसरा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया, कैमरा का कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो ही आपको रिटेक का मौका मिलता है सीरियल में। अदरवाइज फिल्मों में तो आपको टाइम दिया जाता है। अगर मैं समझूं कि मुझे एक रिक्वेस्ट करनी है कि ये मेरा मनचाहा नहीं हुआ है सीन, कैन वी डू वन मोर, तो आपको अलाउ किया जाता है। ये से श्योर वी विल टेक वन मोर, वो वाली बात सीरियल में नहीं होती। सजना से काहे आए लाज सजनी,
छूने दे अंग मोहे आज सजनी। झलकी फिरती हूँ, छलकी छलकी फिरती हूँ, जिसमें ये मेरा कोई जाम है जैसे। नजर मिलाती हूँ, आप में समा जाती हूँ, दिल में बस जाना मेरा काम है जैसे। हर दिल में मेरे बच्चा मैंने धोखा कब है, लेकिन क्या अरमान है मेरा ये तो समझाने दे। सजना से काहे आए लाज सजनी, छूने दे अंग मोहे आज सजनी। प्रेम कितना मेरे मन में है, ये बेचैनी मांगती है रूप जो तेरे यौवन में है। मेरे मीत तेरे गीत में है प्रीत, तेरी प्रीत मेरी जीत गोरी है। मेरी जीत में भी हार, मेरी हार में है प्यार, मेरे प्यार में इकरार गोरी है। भूल के सारे काम काज सजनी, छूने दे अंग मोहे आज सजनी। आईना कैसे मोहे लाज सजना, छूना ना देखो मोहे आज सजना। कोई ऐसी भूमिका, कोई ऐसा रोल जो आपने सोचा था कि काश करने को मिले? एक्चुअली बाय गॉड्स ग्रेस आज तक मैंने जो रोल्स किए हैं, हाँ। वो मेरे एक्सपेक्टेशंस भी नहीं थे मुझे कि मुझे मिलेंगे। मैं मराठी की बात ज्यादा करूंगी क्योंकि मराठी में जो लेडी ओरिएंटेड काफी सब्जेक्ट्स होते हैं, सीरियल के भी और फिल्म के भी। तो जिस तरह से मैंने मराठी में काम किया है उस तरह के रोल्स, मेरे मनचाहे रोल्स ही मुझे मिले हैं, ऐसा कह सकते हैं। कंपैरेटिवली हिंदी में फिल्मों में मैंने इतना नहीं काम किया कि मुझे मनचाहा रोल मिले। ऐसा हिंदी फिल्मों में नहीं हुआ, लेकिन सीरियल्स में हुआ। जैसे ऑफिस का मुझे बिना मांगे रोल मिला था। जी। तो उस तरह से जो चाह नहीं था वो भी भगवान ने दिया, ऐसे कहूंगी मैं। जी जी जी। आज इंडस्ट्री में, चाहे टेलीविजन इंडस्ट्री हो या फिल्म इंडस्ट्री हो, बहुत से नए बच्चे आ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगी?
एक्चुअली ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। संघर्ष तो हर किसी को करना पड़ता है, संघर्ष के अलावा हम आगे नहीं जा सकते। जी, जी। और एक जगह पे बैठ के तो आपको काम कभी नहीं मिलेगा। पर संघर्ष करने के साथ साथ आप में क्या कमियां हैं उसके ऊपर आपको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। मतलब अगर मैं सिंगर बनने आया हूं या आई हूं, या मैं एक्ट्रेस बनने आई हूं या आया हूं, तो आपको उस हिसाब से सोचना चाहिए कि मुझ में कमी क्या है। जो यहाँ मैं दौड़ रहा हूं या दौड़ रही हूं, उसमें मैं कम क्यों पड़ रही हूं। अच्छा, मुझे वहां तक पहुंचने के लिए क्या जरूरी है, उसके ऊपर कंसंट्रेशन ज्यादा करना चाहिए। हमारे यहाँ क्या होता है, बच्चे संघर्ष करते हैं, मैंने इतना फाइट किया, मैंने इतने पापड़ बेले, मैं इतने प्रोडक्शन हाउस में जाके मिलके आया या मिलके आई, वॉटेवर, लेकिन मुझे काम नहीं मिला। ऐसा नहीं होता है ना। आप में क्या नहीं है वो आप पहले देखिए ना। जी जी जी। अगर वो आप उसका स्टडी करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि मैं किधर कम हूँ। वो लेवल में आपको भागने के लिए उसका स्टडी करना ज्यादा जरूरी है। जी। नहीं तो अंधेरे में तीर मारने जैसा है ना। बिल्कुल वो नहीं होना चाहिए। जी जी। और फिर ये बहुत सपने लेके आते हैं ये बच्चे जो आते हैं, उनको हीरो हीरोइन बनना होता है, तो वो सपनों के साथ साथ उनको एक रियलिटी भी क्या है वो भी सोचना चाहिए। कि घर से शायद वो इतने अमीर नहीं होते हैं, उनके पेरेंट्स का कभी बैकिंग रहता है, कभी नहीं रहता है। तो अगर आप आपके पेरेंट्स को कुछ बन के दिखाना चाहते हो, तो उस लेवल तक जाने के लिए आपकी कैपेसिटी है कि नहीं है, वो भी आपको सोचना पड़ेगा। पहले एक बार आईना देख ले। बिल्कुल, पहले एक बार आईना देख ले, अपने मन का भी और तन का भी, दोनों साइड से वो आईना दिखना जरूरी है। ऐसा मैं दिल से कहूंगी ये बच्चों को कि संघर्ष करना है, मेहनत तो करनी है, लेकिन सही ढंग से करो जहां पे वो काम आए। जी जी। ऐसा बाद में डिप्रेस हो जाते हैं, काम नहीं मिलता है, मैंने इतना किया मुझे नहीं मिला, वो वाली बात आ जाती है। फिर तो सुसाइड केसेस हम लोग सुनते हैं, बहुत बुरा लगता है। तो इतनी छोटी सी चीज से कि कहीं से ना 10 जगह से ना आया तो 11-12वीं जगह से तो आएगा। वो पॉजिटिव एटीट्यूड तो रखना चाहिए ना उनको। इतनी छोटी से ना पे अगर हिम्मत हार के वो जान दे देंगे तो कैसे चलेगा। तो हर जगह पे संघर्ष तो किसी को छूटा नहीं है, हर किसी को करना पड़ता है। तो वो हिम्मत ना हार के सही ढंग से आगे जाए, इतनी मैं सलाह दूंगी। बहुत सी बातें आपसे करनी थी मगर समय की अपनी सीमा है आसावरी जी। तो आपके इस सफल करियर के लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। और आने वाले भविष्य में जो भी आपके प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए हमारे तमाम श्रोताओं की ओर से आपको शुभकामनाएं देते हैं। और यहाँ आने के लिए, हमसे इतनी बढ़िया बातचीत करने के लिए विविध भारती परिवार की ओर से आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच। मैं भी विविध भारती की मनपूर्वक आभारी हूँ जो मुझे यहाँ बुला के मुझे ये मौका दिया सारे श्रोताओं के साथ बातचीत करने का। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। Let's play होली, रंगों में है प्यार की बोली। Do me a favor, let's play होली।
लेट्स प्ले होली, ये होली, हाँ ये होली, रंगों में है प्यार की बोले, बोले, बोले। ये होली, हाँ ये होली, ये होली, हाँ ये होली, Do me a favor, let's play होली, होली, होली। नीला पीला लाल गुलाल, उस पे तेरे गोरे गाल, काली काली आंखों वाली, मस्त मस्त है तेरी चाल। है बहाना होली का, पास आना चाहे तू, चांद से मेरे चेहरे पे रंग लगाना चाहे तू। ओ, होली है आनी जानी, तेरे दिल में है बेईमानी, मैं नहीं हूँ कितनी भोली। ये होली, हाँ ये होली, ये होली, हाँ ये होली, Do me a favor, let's play होली, ये होली, हाँ ये होली, Do me a favor, let's play होली। John the second, hold on about. Don't put the holy color on me, love. Holy's got a lot of style, lot of fashion. It should always be in fashion. ये होली, हाँ ये होली, ये होली, हाँ ये होली, Do me a favor, let's play होली, होली, होली। तू मिली जब से मुझको होली ही कुछ और लगे, तेरी पायल के घुंघरू मेरी हर धड़कन पे बजे। यूं ही बातों बातों में दिल चुराना जाने तू, आने ना कहना कोई, तू करे जो ठाने तू। ओ, तुझसे मैं दीवाने हारी, तेरे प्यार की मैं हूँ मारी, होली में तेरे संग में होली। ये होली, हाँ ये होली, ये होली, हाँ ये होली, Do me a favor, let's play होली, ये होली, हाँ ये होली, रंगों में है प्यार की बोले। ये होली, हाँ ये होली, Do me a favor, let's play होली, ये होली, हाँ ये होली, रंगों में है प्यार की बोले। ये होली, हाँ ये होली। Do me a favor, let's play होली, रंगों में है प्यार की बोले। Do me a favor, let's play होली, रंगों में है प्यार की बोले। आज के मेहमान इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे अभिनेत्री आसावरी जोशी से जयंत पात्रिकर की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। आज पिटारा लाया था। आज के मेहमान।